हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड स्टोरीज। आज जो हॉरर स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक ऐसी पैरानॉर्मल स्टोरी है जिस पर ऑफिशियल्स भी विश्वास करते हैं। और ऐसी बहुत ही कम हॉरर या पैरानॉर्मल स्टोरीज होती हैं जिस पर ऑफिशियली विश्वास जताया जाए। लेकिन ये एक ऐसी स्टोरी है क्योंकि इसमें जिस व्यक्ति को पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस हुई थी वो एक पुलिस ऑफिसर था। ये घटना है 2 मार्च 2006 की, जबकि एक 28 इयर्स ओल्ड पुलिस ऑफिसर जिसका नाम था सर्जियो पुगेटा, वो अपनी मोटरसाइकिल से अपने हम कह सकते हैं कि पेट्रोलिंग पर निकला था। वो रूरल अर्जेंटीना की एक डर्ट रोड में पहुंचा हुआ था और उस समय वहां पर एकदम घना अंधेरा था। वहां पर कोई भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी, किसी भी तरह की कोई भी और लाइट नहीं थी। बस वहां पर जनरली लोगों के बड़े बड़े खेत थे और इन खेतों के साथ ही बीच बीच में फॉरेस्ट एरिया भी लगता था। इन फॉरेस्ट के पीछे बहुत सारे माउंटेन्स थे जो कि दूर से दिखाई देते थे। जिस समय ये सर्जियो नाम का व्यक्ति वहां पर पहुंचा था उस समय वहां पर कोई और मौजूद नहीं था। वो वहां पर पूरी तरह से अकेला था और हम कह सकते हैं कि उसके चारों ओर मीलों तक वहां पर कोई भी नहीं था। जिस एग्जैक्ट एरिया में ये मौजूद था उसको ला पाम्पा कहकर बुलाया जाता है और ये अपने ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और साथ ही यहाँ पर काउबॉय कल्चर भी है। अब यहाँ पर सर्जियो पेट्रोलिंग के लिए उस दिन इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पर पोचर्स को बहुत ज्यादा देखा जा रहा था। यहाँ पर लोग शिकार करने के लिए आ रहे थे। जनरली ये लोग रात को आते थे। यहाँ पर आकर ये लोग वाइल्ड कैट्स को, मंकीज को और बर्ड्स को या तो मार रहे थे या उनको पकड़ कर ले जा रहे थे। ये जितने भी जानवर थे ये बहुत ही महंगे बिकते थे और इसी कारण से ये पोचर्स इस एरिया में बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे थे। इन्होंने यहाँ पर बहुत ज्यादा केओस मचाया हुआ था और इनको रोकना जरूरी था। अब सर्जियो को ये बात पता थी कि ये लोग चुपचाप अपना काम करते हैं और ये काम ये करते हैं रात को। इस दिन सर्जियो को यकीन था कि किसी ना किसी पोचर को ये रंगे हाथों पकड़ लेगा और इस तरह से जब ये पकड़े जाएंगे तो इनका रैकेट एक दिन खत्म हो जाएगा। तो इस समय सर्जियो रात के करीब 10 बजे इस एरिया में आया हुआ है अपनी मोटरसाइकिल में और वहां पर पेट्रोलिंग कर रहा है। अभी सर्जियो वहां पर घूम ही रहा था तभी उसने थोड़ी दूर पर रेड टेल लाइट्स देखी जो कि एक कार की टेल लाइट जैसी दिख रही थी। वो रेड कलर की थी। ऐसा लग रहा था कि ये जो कार है ये शायद आगे जाकर रुकने वाली है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सर्जियो ने देखा कि वो कार थोड़ी सी मुड़ी, यानी कि वो लाइट्स थोड़ी सी मुड़ी और कच्ची रोड पर उतर गई। जिस रोड पर ये कार मुड़ी थी वहां पर काफी थिक वेजिटेशन था, ट्रीज थे, लेकिन ये जितना भी एरिया था वहां पर फिर भी हम कह सकते हैं कि कम ट्रीज थे। वो एक फुटबॉल फील्ड के बराबर बड़ी थी। अब सर्जियो ने उस कार को या उस लाइट्स को वहां पर मुड़ते हुए देखा और धीरे धीरे ये टेल लाइट्स डिसअपियर हो गई। अब सर्जियो का जो दिल था वो थोड़ा तेजी से धड़कने लगा। उसको पूरा यकीन था कि ये कोई ना कोई पोचर हो सकता है। उसको बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इतनी आसानी से एक पोचर को लोकेट कर लिया है। सर्जियो को ऐसा लगने लगा कि इस पोचर ने उसको देख लिया होगा और शायद वो समझ गया होगा कि वो एक कॉप है और इसी कारण से वो रोड से नीचे उतर गया है और कहीं जाकर छुप गया है या छुपने की कोशिश कर रहा है। अब सर्जियो उसी जगह पर पहुंचा जहां से वो लाइट्स नीचे की तरफ गई थी। उसने वहां जाने के बाद अपनी मोटरसाइकिल एक जगह पार्क कर दी। वो अपनी मोटरसाइकिल से नीचे उतरा। उसने सबसे पहले हेडक्वार्टर्स में अपनी लोकेशन भेजी जो कि एक काफी अच्छा स्टेप उसने लिया। उसने वहां से बैकअप की डिमांड की और उसके बाद होल्स्टर से उसने अपनी गन बाहर निकाली। उसे पता था कि इस गन को यूज करने की नौबत वहां पर आ सकती है। उसको यह भी पता था कि बैकअप को आने में काफी टाइम लग सकता है क्योंकि जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन था वो भी यहाँ से काफी दूर था। इसी कारण से अपनी सेफ्टी के लिए उसने अपनी गन बाहर निकाल ली थी। सर्जियो ने अपने मन में ठान लिया था कि इस बार इन पोचर्स को वो गायब होने नहीं देगा, उनको गिरफ्तार करेगा। सर्जियो के पास एक फ्लैश लाइट भी थी लेकिन उसने उसको बाहर नहीं निकाला क्योंकि अगर वो फ्लैश लाइट ऑन करता तो पोचर्स को उसकी पोजीशन पता चल जाती। अब वहां पर पूरी तरह से अंधेरा था। सर्जियो के हाथ में भले ही उसकी गन थी लेकिन उसके बाद भी क्योंकि उसके पास लाइट नहीं थी तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वो उन लाइट्स को कहीं भी लोकेट नहीं कर पा रहा था, कार की लोकेशन पता नहीं लगा पा रहा था। वहां पर इतना थिक वेजिटेशन था कि उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अब कार उस एरिया में आई होगी, उसको ऐसा लग रहा था, लेकिन वहां पर कोई भी ब्रोकन ब्रांचेस नहीं थी,
कोई भी दबी हुई बुशेस नहीं थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वहां पर कोई कार एंटर हुई ही ना हो। सब कुछ कंप्लीटली नॉर्मल था, सब कुछ यूनिफॉर्म था, इंटैक्ट था। अब सर्जियो थोड़ा सा असमंजस में पड़ गया। वो इधर उधर घूम रहा था, चारों तरफ घूम घूम कर देख रहा था, लेकिन कोई भी कार या उसका नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। अब सर्जियो ने झुककर नीचे जमीन पर टायर ट्रैक्स ढूंढने की कोशिश की। इस बीच उसने अपनी टॉर्च वगैरह भी यूज की टायर ट्रैक्स को देखने के लिए, लेकिन वहां पर कोई भी टायर ट्रैक्स थे ही नहीं। कोई भी इंडिकेशन नहीं था कि वहां पर कभी भी कोई भी कार आई होगी। और वैसे भी वहां के वेजिटेशन को देखकर ये इम्पॉसिबल ही लग रहा था कि उसके अंदर कोई कार एंटर कर सकती है। अब इवेंचुअली सर्जियो रुक गया। वो अपने कान लगाकर सुनने लगा कि शायद कहीं से इन पोचर्स की थोड़ी बहुत आहट सुनाई देगी और तब मैं उस डायरेक्शन में जाऊंगा। अब सर्जियो वहां पर ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे पोचर्स की कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, किसी गाड़ी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वहां पर बस हवा के चलने की आवाज आ रही थी, ट्रीज के हिलने की आवाज, क्रिकेट्स के बोलने की आवाज और चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी। इसके अलावा जो आउल्स थे वो भी वहां पर हूट कर रहे थे, लेकिन इसके अलावा वहां पर कोई भी आवाज थी ही नहीं। अब सर्जियो को पता था कि अगर इन पोचर्स को उसे अरेस्ट करना है, उन्हें रंगे हाथों पकड़ना है, तो वो वहां सारी रात बैठकर उनकी कोई आवाज करने का वेट नहीं कर सकता। उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसने गहरी सांस ली, वो रोड से नीचे उतरा और उसके बाद जहां पर घना जंगल था उस तरफ जाने लगा। वो बहुत तेज चल रहा था, लेकिन केयरफुल भी था। वो हाथों से ब्रांचेस को किनारे करता जा रहा था, एक हाथ से, क्योंकि एक हाथ में उसके गन थी। इसके अलावा वो लगातार लेफ्ट एंड राइट स्कैन करता जा रहा था कि वहां पर कोई ना कोई मूवमेंट हो रहा होगा। अब वो करीब 100 फीट इस जंगल के अंदर एंटर हो चुका था। तभी उसको ऐसा लगा कि उसने कुछ ना कुछ देखा है। उसने इधर उधर देखा, उसे ऐसा लगा कि मूनलाइट किसी मेटल को रिफ्लेक्ट कर रही है, यानी कि किसी मेटल पर पड़ रही है। उसको पूरा यकीन हो गया कि ये मेटल कुछ और नहीं बल्कि वो कार ही होगी। अब सर्जियो पूरी तरह से घूमा उस चीज को देखने के लिए, लेकिन जैसे ही वो उस डायरेक्शन में घूमा उसने तुरंत ही रियलाइज किया कि वहां पर कोई भी कार नहीं थी। लेकिन जो कुछ उसने देखा वो इतना ज्यादा डरा देने वाला था, इतना ज्यादा अजीब था कि वो बस वहां पर खड़ा रह गया। हम कह सकते हैं कि वो डर के मारे जड़ हो गया, फ्रीज कर गया। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। जैसे ही वो वहां पर फ्रीज हुआ उसको ऐसा लगा कि जो फॉरेस्ट में आवाजें आ रही थी पहले से, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई हैं, बहुत ज्यादा एम्पलीफाई हो गई हैं। और उसको ऐसा भी लगने लगा कि उसके चेस्ट के अंदर पैनिक बिल्डअप होता जा रहा है। वो चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकल रही थी। उसका तो मुंह भी नहीं खुल रहा था। कई मिनट्स के बाद उसके मुंह से वो आवाज निकालने के काबिल हुआ। इधर दूसरी तरफ एक पुलिस ऑफिसर जो कि सर्जियो का अच्छा फ्रेंड भी था, वो अपने घर पर था, यानी कि ऑफ ड्यूटी था और सोने के लिए जा रहा था। तभी उसका फोन बजा। जैसे ही उसने स्क्रीन पर देखा उसने पाया कि सर्जियो उसको कॉल कर रहा था। उसने फोन उठाया, हेलो बोला, लेकिन सर्जियो ने उसको हेलो नहीं बोला। और इस फोन में एक अजीब सी ठंडी और मोनोटोनस आवाज सुनाई दी, जो कि सर्जियो की ही थी, लेकिन उसकी आवाज बहुत ज्यादा अजीब सी लग रही थी। सर्जियो ने इस पुलिस ऑफिसर से कहा, जस्ट कम टू लेस्कानियास, यू नो व्हाट टू डू। अब ये जो ऑफिसर था वो हैरान रह गया। उसने कहा कि इसका क्या मतलब हुआ कि यू नो व्हाट टू डू, यहां पर क्या चल रहा है, तुम क्या कहना चाह रहे हो। लेकिन तभी फोन कट गया। अब जो ऑफिसर था उसने कई बार सर्जियो को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सर्जियो ने उसके फोन को आंसर ही नहीं किया, यानी कि उसका फोन उठाया ही नहीं। अब ऑफिसर को बिल्कुल भी पता था कि वहां पर क्या चल रहा है, लेकिन ये सर्जियो का बहुत ही ज्यादा ऑड बिहेवियर था। ऐसा उसने पहले कभी भी नहीं किया था। अब इस ऑफिसर ने हेडक्वार्टर्स में फोन किया, उनको बताया कि शायद सर्जियो को मदद की जरूरत है। अब डिस्पैचर ने इस ऑफिसर को बताया कि हमने तो पहले से ही बैकअप भेज दिया है, क्योंकि सर्जियो का कॉल तो पहले ही आ गया था, आपको याद होगा, उसने पहले ही फोन कर दिया था। अब ये जो ऑफिसर था उसने इस डिस्पैचर को बताया कि मैं सर्जियो के लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि सर्जियो ने मुझे कुछ अजीब सी आवाज में फोन किया था। अब इस डिस्पैचर ने भी ऑफिसर को बताया कि हम भी उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि हमारा उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, हम उसकी लोकेशन पता नहीं कर पा रहे हैं, और जब भी हम उसे फोन कर रहे हैं तो वो फोन आंसर ही नहीं कर रहा है। अब इस कॉल के बाद तुरंत ही वहां पर 3 पुलिस की कार्स पहुंच गई, जिसमें बहुत सारे ऑफिसर्स मौजूद थे। अब ये पुलिस ऑफिसर्स उस जगह पर पहुंच चुके थे।
वो कॉर्न फील्ड्स के पास ही थे, लेकिन जब भी वो सर्जियो से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो वो उनका फोन आंसर नहीं कर रहा था। लेकिन इन्हें वहां पर सर्जियो की मोटरसाइकिल पार्क की हुई मिल गई थी। उन्होंने सर्जियो को आसपास ढूंढा लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला, और इसके अलावा भी वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। बस वहां पर मोटरसाइकिल थी और इन ऑफिसर्स की अब 3 कार्स वहां पर मौजूद थी। अब इन लोगों ने मोटरसाइकिल के पास ही अपनी गाड़ियां रोकी और उसके बाद सर्जियो को बार बार रेडियो कॉल करना शुरू कर दिया, लेकिन उनको कोई भी जवाब अभी तक नहीं मिल रहा था। वो लोग बहुत ज्यादा परेशान होने लगे। अब इन लोगों ने अपना अपना ग्रुप बनाया, अपनी फ्लैश लाइट्स ऑन की और पूरी रोड में ऊपर नीचे चारों तरफ अब ये सर्जियो को ढूंढने लगी, लेकिन वहां पर कोई भी साइन सर्जियो का दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन कुछ मिनट्स के बाद वहां पर कुछ ऑफिसर्स को कुछ मेटल के पीसेस पड़े हुए मिले, और ये पीसेस पास में ही मिट्टी में पड़े हुए थे। अब उन्होंने तुरंत ही बाकी ग्रुप से कांटेक्ट किया, उन्हें वहां पर बुलाया। जब इन लोगों ने देखा तो पाया कि वहां पर सर्जियो का सामान पड़ा हुआ था, और ये जो सर्जियो का सामान था वो वहां पर डिसअसेंबल्ड, टूटा फूटा पड़ा हुआ था। ये था सर्जियो का रेडियो और उसकी गन। अब जैसे ही इन्हें सर्जियो का सामान इस हालत में वहां पर पड़ा हुआ मिला तो ऑब्वियसली वो लोग सर्जियो के लिए बहुत ज्यादा घबरा गए। वहां पर एक मेजर पुलिस सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। वहां पर पुलिस वालों का और ज्यादा बैकअप मंगवाया गया। अब ऑफिसर्स ने टीम बना बनाकर पूरे फॉरेस्ट एरिया को छानना शुरू कर दिया। जल्द ही पुलिस ऑफिसर्स ने पाया कि ग्राउंड पर सर्जियो के फुटप्रिंट्स मौजूद थे, और ये जो फुटप्रिंट्स थे ये रोड से शुरू होकर जो बहुत घने पेड़ थे उनकी तरफ जा रहे थे। अब ऑफिसर्स ने इन फुटप्रिंट्स को फॉलो करना शुरू कर दिया। जैसे ही ये लोग जंगल में 100 फीट अंदर गए तो उन्होंने एक बहुत ही अजीब चीज देखी, और ये अजीब चीज ये थी कि ये जो फुटप्रिंट्स थे ये एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। यानी कि अगर एक पैर या एक दो पैर के फुटप्रिंट्स इधर हैं तो उसके बाद कई कई फीट के बाद दूसरे फुटप्रिंट्स थे, फिर 2-3 फुटप्रिंट्स के बाद उसके बाद बहुत दूर अगले फुटप्रिंट्स होते थे। अब पहले पहले तो ऑफिसर्स को लगा कि हो सकता है कि सर्जियो बहुत तेज वहां से भागा हो, बीच बीच में जंप कर रहा हो, और इस कारण से इस तरह से उसके फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे ये जो फुट स्टेप्स थे ये कई कई ट्रीज के बाद मिल रहे थे, तो कोई भी इतनी ऊंची जंप नहीं कर सकता था। पहले ये फुटप्रिंट्स 10 फीट की दूरी पर थे, फिर 15 फीट की दूरी पर हो गए, फिर 20 फीट की दूरी पर हो गए। अगर सर्जियो कितनी भी तेज स्पीड से भागता, लेकिन उसके बाद भी ऐसा होना इम्पॉसिबल था। अब जो पुलिस ऑफिसर्स वहां पर सर्च कर रहे थे वो बहुत ज्यादा अनईजी फील करने लगे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। उनको पता था कि वो मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, वो फुटप्रिंट्स का अच्छी तरीके से पीछा कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन उनको ये जो मिसिंग फुटप्रिंट्स थे इनकी कहानी समझ में नहीं आ रही थी। अब पुलिस वाले चुपचाप इन फुटप्रिंट्स का पीछा करते रहे। वो करीब 1 मील से भी ज्यादा दूरी तक पहुंचे, यानी कि 1-1.5 किलोमीटर और आगे चले। वो लगातार उन फुटप्रिंट्स को देख पा रहे थे। काफी काफी दूरी पर वो फुटप्रिंट्स उनको मिलते जा रहे थे, लेकिन बाद में जो फुटप्रिंट्स थे वो एक कॉर्न फील्ड में, एक मक्के के खेत में एंटर हो जाते हैं, और इन फुटप्रिंट्स का आगे मिलना वहां पर अचानक से रुक जाता है। ऐसा लगता है कि सर्जियो ने उस जगह पर अपना राइट फुट रखा होगा और उसके बाद के फुटप्रिंट्स अवेलेबल नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि सर्जियो उस जगह से अचानक से गायब हो गया। इसके बाद सर्जियो की ये जो तलाश थी ये सुबह के 2 बजे तक चलती रही। पुलिस वाले भी हिम्मत हारने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उनको एक चीज और भी बड़ी ऑड सी लग रही थी, और वो ये कि सर्जियो ने यहाँ पर पोचर्स के होने की शिकायत की थी, लेकिन वहां पर पोचर्स के होने के कोई भी साइन नजर नहीं आ रहे थे। उनके किसी भी व्हीकल के वहां पर निशान नजर नहीं आ रहे थे। वहां पर सिर्फ सर्जियो के मोटरसाइकिल के टायर्स के निशान थे। वो भी ये देखकर हैरान थे कि इन ट्रीज के बीच में, इन वेजिटेशन के बीच में कोई कार एंटर हुई होगी, इसके कोई भी साइंस नहीं थे। हालांकि इन सारी चीजों की शिकायत सर्जियो ने फोन पर उनसे की थी। इसके अलावा वहां पर किसी तरह का कोई स्ट्रगल हुआ होगा ऐसे भी कोई साइन थे ही नहीं। अब समझ में नहीं आ रहा था कि सर्जियो कहां पर चला गया है और किसने उसकी गन और रेडियो इस तरह से डिसअसेंबल करके वहां पर फेंकी होगी। अब इन चीजों का कोई भी सेंस नहीं बन रहा था। अगले दिन करीब 4:30 PM पर, यानी कि 3 मार्च 2006 के दिन, सर्जियो के गायब होने के करीब 18 घंटों के बाद एक किसान जो कि अपनी प्रॉपर्टी में ऐसे ही चलता हुआ कहीं पर जा रहा था, जो कि इस जगह से करीब 12 माइल्स की दूरी पर था,
यानी कि जहां से सर्जियो गायब हुआ था वहां से करीब 20 किलोमीटर दूर ये किसान अपनी जमीन पर था, अपनी कॉर्नफील्ड पर था। और तब उसने थोड़ी दूर पर एक व्यक्ति को सड़क के किनारे बैठे हुए देखा। अब इसको देखकर इस किसान को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि ये कौन व्यक्ति है जो यहाँ पर बैठा हुआ है। ये व्यक्ति जमीन पर बैठा था, वो अपने घुटनों पर झुका हुआ था और उसने अपना सर अपने हाथों के अंदर छुपाया हुआ था। यानी कि वो अपना सर अपने घुटनों पर रखकर वहां पर बैठा हुआ था। अब ये जो एरिया था वो एक बहुत ही रिमोट एरिया था, वो कहीं भी जाने का रास्ता नहीं था बल्कि काफी अंदर था। तो वहां पर बहुत ज्यादा लोग नहीं आते थे, वहां पर जो भी लोग थे वो उसी इलाके के लोग होते थे। ऐसा नहीं था कि वहां पर कोई गुजर रहा है थोड़ा टाइम पास करने के लिए वहां पर बैठ गया, वो ऐसी कोई भी रोड थी ही नहीं। अब किसान को उस व्यक्ति को देखकर काफी आश्चर्य हुआ, क्योंकि ऐसा वहां पर जनरली नहीं होता था कि कोई अजनबी इस तरह से आकर नीचे ग्राउंड पर बैठा मिले। अब फार्मर थोड़ा सा क्यूरियस हो गया, उसने इस आदमी को आवाज लगाई लेकिन इस आदमी ने कोई भी रिस्पॉन्स उसको नहीं दिया। अब ये किसान धीरे धीरे उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा। जब वो काफी इसके करीब पहुंच गया तब उसने जाकर देखा कि कपड़ों से ये आदमी एक पुलिस ऑफिसर लग रहा था, वो अपनी फुल यूनिफॉर्म में था। फार्मर के बार बार आवाज देने पर भी इस व्यक्ति ने अपना चेहरा ऊपर नहीं किया, उसी तरीके से बैठा रहा। और अजीब बात यह थी कि कुछ समय पहले ही वहां पर बारिश हुई थी और इसी कारण से ग्राउंड पूरी तरह से गीला था और वहां पर थोड़ा सा कीचड़ भी था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि ये जो पुलिस ऑफिसर था जिस ग्राउंड पर बैठा था वो तो पूरी तरह से गीला था, लेकिन पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म पूरी तरह से सूखी हुई थी। अब फार्मर झुका, उसने अपना हाथ इस व्यक्ति के कंधे में रखा जो कि नीचे बैठा हुआ था और उससे कहा कि सर आर यू ओके। लेकिन उसके बावजूद भी इस ऑफिसर ने कोई भी रिएक्शन नहीं किया, वो वहां पर मोशनलेस बैठा रहा, अपना सर अपने घुटनों में छुपाए हुए। वो पूरी तरह से साइलेंट था। अब फार्मर थोड़ा सा उसको देखकर वियर्ड फील करने लगा, वो थोड़ा सा पीछे हुआ, उसने अपना फोन निकाला और उसके बाद उसने सीधा पुलिस को फोन किया। तुरंत ही पुलिस वाले वहां पर पहुंच गए। वो उस पुलिस ऑफिसर को पहचान गए कि वो सर्जियो है, वही सर्जियो जिसकी ये सुबह से तलाश कर रहे थे। सर्जियो ने पुलिस ऑफिसर से कोई भी बातचीत नहीं की, वो पूरी तरह से साइलेंट रहा। लेकिन वो फिजिकली इंजर्ड नजर नहीं आ रहा था, उसको कोई भी चोट नहीं लगी थी, लेकिन साफ पता चल रहा था कि उसके साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब पुलिस वालों ने वहां पर एम्बुलेंस को बुलाया, सर्जियो के बॉस को बुलाया जिसको सर्जियो पर्सनली जानता था। वो चाहते थे कि सर्जियो के बॉस आकर खुद उससे बातचीत करें। जब सर्जियो के बॉस वहां पर पहुंचे तब उन्होंने सर्जियो के कंधे पर हाथ रखा, उसे ग्राउंड से उठाकर खड़ा किया। अभी तक सर्जियो वहीं पर बैठा हुआ था, लेकिन वहां से उठने के बाद भी सर्जियो ने अपने बॉस से भी कोई भी बातचीत नहीं की, उसने कुछ बोला ही नहीं। लेकिन उसने अपने बॉस को एक बिग हग दिया, उनको गले लगाया और इसके साथ ही पूरी तरह से वो ब्रेक डाउन हो गया, बहुत जोर जोर से वो रोने लगा। अब सर्जियो के बॉस उसको सहारा देते हुए एम्बुलेंस के पास लेकर आए, एम्बुलेंस की बैक सीट पर उसे बिठाया और खुद भी उसके साथ बैठे। इसके बाद वो सर्जियो के साथ हॉस्पिटल गए, एग्जामिनेशन रूम तक गए। और एग्जामिनेशन रूम में जाने के बाद सर्जियो किसी को भी अपने आप को टच करने नहीं दे रहा था, वो बहुत ज्यादा एंशियस था, लगातार लोगों को अपने से दूर हटा रहा था और ऐसा लग रहा था कि लोगों को देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसको नॉर्मल किया गया, उसके बाद उसने डॉक्टर्स और नर्सेस को अपना इंस्पेक्शन करने दिया। अब जब डॉक्टर्स और नर्सेस ने उसका इंस्पेक्शन किया तो उन्होंने पाया कि सर्जियो के शरीर पर कोई भी इंजरीज नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा था कि शायद इसके साथ असॉल्ट किया गया है, लेकिन उसकी जांच के बाद साबित हो गया था कि उसके साथ कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी असॉल्ट नहीं किया गया है। इसके अलावा उसके शरीर पर किसी भी तरह के फिजिकल स्ट्रगल्स के भी कोई साइन नहीं थे, कोई भी नील वगैरह के निशान नहीं थे। और जब सर्जियो के वाइटल्स चेक किए गए तो ये भी पाया गया कि वो डिहाइड्रेटेड भी नहीं था, बीमार भी नहीं था, यानी कि उसके साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। सर्जियो करीब 18 आवर्स तक मिसिंग रहा था, उसके पास कोई भी सप्लाईज नहीं थी, कोई भी खाना पीना नहीं था। उसके बाद भी वो पूरी तरीके से ठीक था। केवल एक इंजरी उसके शरीर पर मिली मेडिकल टीम को और वो थी उसके फीट पर, यानी कि उसके पैरों के नीचे। लेकिन उससे कोई भी चीज क्लैरिफाई नहीं हो रही थी। जब इन लोगों ने सर्जियो के बूट्स और उसके सॉक्स रिमूव किए तब उन्होंने पाया कि उसके सोल्स पर बहुत ही बिजार से बर्न्स थे। ऐसा लग रहा था कि वो किसी हॉट सरफेस पर काफी समय के लिए खड़ा रहा है। 2-3 घंटों के बाद फाइनली सर्जियो बोलने की हालत में पहुंचा
और तब उसने एक बहुत ही अजीब सी, एक बहुत ही वियर्ड सी स्टोरी सुनाई। और वो स्टोरी जो कि सर्जियो ने सुनाई वो ये थी कि उस रात 10 बजे, जबकि सर्जियो उन पोचर्स का पीछा कर रहा था, जिन्हें वो पोचर समझ रहा था दूर से देखकर, उनका पीछा करते करते वो जंगल के अंदर एंटर हो गया था। वहां तक मैंने आपको स्टोरी सुना दी थी। उसके बाद उसको ऐसा लगा कि कोई मेटल चमक रहा है, और उसको यकीन हो गया था कि ये जो मेटल रिफ्लेक्ट हो रहा है ये पक्का पोचर्स की कार होगी। लेकिन जब वो हैरान रह गया था कोई चीज देखकर, वो चीज ये थी कि उसने अंधेरे में चमकती हुई दो बिल्कुल लाल आंखें देखी थी, जो कि लगातार सर्जियो को घूर रही थी। सर्जियो भी सीधा उन आंखों की तरफ देख रहा था। वो अंधेरे में केवल दो आंखें चमक रही थी और कुछ भी वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था। अब सर्जियो इन आंखों को ध्यान से देखने के लिए थोड़ा सा और पास आया, और तब सर्जियो के अंदर का डर और ज्यादा बढ़ता चला गया। वो समझ गया था कि ये ह्यूमन आईज नहीं है, ना ही ये जानवरों की आंखें हैं। ये कोई ऐसा क्रिएचर है जिसको इसने पहले कभी भी नहीं देखा है। उसके बाद धीरे धीरे उसकी आंखें जब अंधेरे की अभ्यस्त हुई, तो उसने पाया कि ये जो रेड आईज हैं, बिल्कुल जलती हुई रेड आंखें, इनके नीचे एक पतली सी ग्रे बॉडी भी है, और एक बहुत बड़ा सर है जिस पर ये दो आंखें लगी हुई हैं। अब इसने देखा कि इस क्रिएचर की लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां हैं, और ये जो क्रिएचर था ये अपनी आंखें बिल्कुल भी ब्लिंक नहीं कर रहा था। अब सर्जियो ने चीखने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसके मुंह से कोई भी आवाज बाहर नहीं निकली। अब सर्जियो ने रियलाइज किया कि शायद वो बोल भी नहीं पा रहा है, चिल्लाना तो बहुत दूर की बात है। इसके अलावा वो ये भी रियलाइज कर रहा था कि वो अपनी बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा था। साथ ही अब सर्जियो के टॉर्सो पर बहुत ज्यादा प्रेशर फील होने लगा। उसका जो ऊपर का शरीर था वो पीछे की तरफ झुक गया, यानी कि उसका शरीर एक आर्च की शेप में आ गया। और उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस आर्च वाली पोजीशन में, जो कि वो पीछे की तरफ झुका हुआ है, उससे अपने आप को फ्री कैसे करे। उसको साफ महसूस हो रहा था कि वो किसी ना किसी के कंट्रोल में है, उसका शरीर उसके अपने कंट्रोल में नहीं है। उसको ऐसा लग रहा था कि वो इतना पीछे की तरफ झुक गया है कि शायद उसकी रीढ़ की हड्डी, उसकी स्पाइन ब्रेक हो जाएगी। लेकिन उसने किसी तरीके से हिम्मत जुटाई, इसी आर्च वाली पोजीशन में, यानी कि बिल्कुल अननेचुरल पोजीशन में, उसने बाहर निकलने की, जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की। वो पीछे पीछे झुका हुआ और उसके हाथ अकड़े हुए इसी पोजीशन में अब वो जंगल से बाहर की तरफ चलने लगा। किसी तरीके से अपने मुड़े हुए हाथों से उसने अपना फोन बाहर निकाला। उसने अपने उसी ऑफिसर फ्रेंड को फोन किया जिसके पास सर्जियो का फोन आया था, और उसके बाद वो काफी परेशान हो गया था। इस ऑफिसर से उसने बहुत मुश्किल से बात की, क्योंकि उसका जो मुंह था वो अच्छी तरीके से हिल नहीं रहा था। तभी अचानक से ही सर्जियो ने पाया कि उसका हाथ अपने आप उसी मुड़ी हुई अवस्था में उसकी गन तक पहुंचा। वो गन नहीं निकाल रहा था, लेकिन उसका हाथ अपने आप उस गन तक पहुंचा। उसके बाद उसके हाथों ने उस गन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, यानी कि गन को पूरी तरह से डिसअसेंबल कर दिया और वहीं पर ग्राउंड में उसको फेंक दिया। और उसके बाद उसके हाथों ने उसके रेडियो के साथ भी बिल्कुल यही किया। और इस पूरे समय ये जो रेड आइड क्रिएचर था, ये उससे केवल कुछ फीट की दूरी पर था, यानी कि ये उसके साथ साथ ही उसके पीछे पीछे ही चल रहा था। ये लगातार इसके हाथों को ये करता हुआ देख रहा था। अब जो सर्जियो था वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। उसको पता था कि उसके पास अब ना तो उसकी गन है, ना उसका रेडियो है, और वो वहां पर पूरी तरह से इस क्रिएचर के कंट्रोल में है। लेकिन सर्जियो ने जैसे ये सारी चीजें डिसअसेंबल की, उसने पाया कि इसके ऊपर जो बहुत ज्यादा प्रेशर था, जिसके कारण इसका शरीर झुका हुआ था, वो अचानक से हट गया है। वो थोड़ा सा फ्री फील करने लगा, और तब उसको लगा कि शायद यहाँ से भागकर मैं बच जाऊंगा। अब वो यहाँ से भागने लगा। लेकिन कुछ ही कदम भागने के बाद उसने महसूस किया कि जैसे उसका शरीर हवा में उछला हो, काफी ऊपर उठा हो, और उसके बाद कई फीट आगे जाने के बाद उसका शरीर वापस ग्राउंड पर आया। और 2-3 कदम आगे चलने के बाद एक बार फिर से किसी ने अपने आप ही उसके शरीर को फिर से हवा में उछाल दिया, और उसके बाद वो कई फीट फिर से आगे जाकर गिरा। ऐसा सर्जियो के साथ कई बार हुआ, बार बार ऐसा हो रहा था, बार बार ऐसा हो रहा था। और इसी कारण से उसके जो फुट स्टेप्स थे वो पुलिस वालों को बहुत दूर दूर मिले थे। अब वो समझ गया था कि शायद मैं पूरी तरह से इस रेड आइड क्रिएचर के कंट्रोल में हूं, और वो मेरे साथ खेल रहा है। उस क्रिएचर को पता था कि सर्जियो भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसको रोक नहीं रहा था, बस वो उसको उठा उठा कर दूर दूर फेंक रहा था।
धीरे धीरे सर्जियो को महसूस होने लगा कि उसके फीट के नीचे बहुत ज्यादा जलने वाली सेंसेशन हो रही है। इसके बाद जो लास्ट चीज सर्जियो को याद थी वो ये थी कि वो एक कॉर्न फील्ड में भाग रहा था और उस समय उसके आसपास कोई भी क्रिएचर नहीं था। वो आंखें वहां से गायब हो गई थी। सर्जियो अपने आसपास देख रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब वो वहां पर अकेला था। सर्जियो को लगने लगा था कि ये जो कुछ भी अजीब सा हो रहा था शायद वो सब कुछ ओवर हो चुका है, लेकिन वो वहां से भागता चला गया। उसको बस यहाँ से निकलना था। जब वो काफी आगे पहुंचा तभी उसने पाया कि आगे रास्ता बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि प्योर डार्कनेस की वहां पर एक वॉल आकर खड़ी हो गई हो। वहां पर कोई भी जमीन दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो दुनिया के अंत में पहुंच चुका है। जब उसने ऊपर देखा तो ना तो आसमान था, ना चांद था, ना सितारे थे। सब कुछ चारों ओर पूरी तरह से ब्लैक था। और तभी सर्जियो ने पाया कि उसका शरीर अपने आप हवा में ऊपर उठने लगा है। जब उसने नीचे देखा तो नीचे पूरी तरह से डार्कनेस थी, पूरी तरह से वॉइड था, और नीचे से वही दो आंखें सर्जियो को घूर रही थी। इसके बाद सर्जियो को कुछ भी ध्यान नहीं है। वो पता नहीं कब बेहोश हो गया, और उसके बाद करीब 18 घंटों के बाद वो उस रोड साइड पर कैसे पहुंचा ये भी उसको बिल्कुल भी पता नहीं है। ये जो जगह थी जहां पर वो मिला था वो उस जगह से 20 किलोमीटर की दूरी पर था, और इसका सर्जियो को कोई भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कैसे हुआ। जब सर्जियो को वहां पर होश आया था, जबकि वो खेत के किनारे बैठा हुआ था, तब वो, हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से फ्रोजन था, डर के मारे। वो अपने आप को भी नहीं समझा पा रहा था कि उसके साथ क्या हुआ, वो दूसरों को क्या समझाता। ये जो अर्जेंटीना और साउथ अमेरिका, ये जो दो प्लेसेस हैं, इनको बताया जाता है कि ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी के हॉट बेड हैं। यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी बहुत ज्यादा पाई जाती है, और इसी कारण से यहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। इस इंसिडेंट के बाद सर्जियो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गया। उसने पुलिस फोर्स से रिटायरमेंट ले लिया। हालांकि वो इस घटना से पूरी तरह से कभी भी उबर नहीं पाया। इसके बाद भी आज तक वहां के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, कॉप्स हैं, जो लोकल लोग हैं, वो अभी भी अजीब सी रेड लाइट्स उस एरिया में देखने की कंप्लेंट्स करते रहते हैं। यानी कि वहां पर कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है जो अभी भी एक्टिव है, अभी भी चल रही है। ये एक ऐसी घटना है जो पुलिस के डॉक्यूमेंट्स में दर्ज है, और इसमें एक्चुअल में हुआ क्या था इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग मुझे बताइएगा कि इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं। इसके अलावा मैंने मिस्टिकल टॉक्स के साथ भी एक पॉडकास्ट किया है, वो जल्दी ही उनके चैनल पर आ जाएगा, और तब उसका लिंक मैं आपको या तो अपनी कम्युनिटी पोस्ट में दे दूंगी। प्लीज आप लोग वो पॉडकास्ट भी जाकर देखें और मुझे सपोर्ट करें। लेकिन अभी वो पॉडकास्ट दिसंबर में आएगा तो उसका लिंक मैं तभी दूंगी। इसके अलावा जो मेरा दूसरा चैनल है ट्विस्टेड कहानियां, उसको भी आप देखते रहिए। जो लोग ट्विस्टेड स्टोरीज के कारण ही मुझसे जुड़े हैं वो लोग ट्विस्टेड कहानियां चैनल भी देखें, जिसमें 300 से भी ज्यादा वीडियोस मौजूद हैं। इनमें से बहुत सारे वीडियोस हॉन्टेड स्टोरीज के ऊपर भी हैं, इसके अलावा क्राइम स्टोरीज पर भी हैं। तो इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।